नमस्कार, मैं प्रवीण झा। आप सुन रहे हैं एक दुनिया कई आयाम। पिछले एपिसोड में हमने बात की चीन के पहले राजा चिन शी हुआंगडी की। अभी इसी कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक चीनी व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनके देश में धर्म की अवधारणा नहीं है और जो अवधारणा है वो पश्चिम से पूरी तरह अलग है। किसी परमेश्वर का कोई कंसेप्ट नहीं है। पुनर्जन्म या भविष्य के जीवन के बारे में कुछ स्पष्टता नहीं है। उनका मानना है कि जो जीवन है यही जीवन है और जो अच्छा या बुरा करना है इसी जीवन में करना है। हालांकि वह व्यक्ति वर्तमान चीन यानी कम्युनिस्ट चीन से हैं, लेकिन काफी हद तक परमेश्वर के कंसेप्ट के बिना चीन पहले भी चलता आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ आस्थाओं और अंधविश्वासों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। चीन में शुभ अशुभ मुहूर्त, राशिफल, खगोलीय भविष्यवाणी, ज्योतिष, पूर्वजों को अर्पण, भूत प्रेत का मानना, तंत्र, शगुन अपशकुन सब मौजूद है। और एक अजीब विश्वास रहा है आकाशवाणियों का। कई राजवंश आकाशवाणी से बदल गए। हद तो यह कि जनक्रांतियां भी आकाशवाणी से हुई। आकाश से कोई उल्का आकर गिरती थी और जनता इसे क्रांति का सिग्नल समझ लेती थी। मैं एक उदाहरण देता हूं। 210 ईसा पूर्व में चीन के पहले सम्राट चिन शी हुआंगडी अमृत की खोज में गुफू द्वीप की ओर बढ़े। उन्होंने एक धनुष लिया, जो मैंने पहले बताया है एक क्रॉस बो होता था, और उससे मछली का शिकार करने का उपक्रम किया। वहां से लौटते वक्त बग्घी में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कुछ महीने पहले ही पीली नदी घाटी में एक उल्का गिरी थी, और जब वो गिरी तो उस पत्थर पर किसी ने लिख दिया कि पहला राजा अब मृत्यु को प्राप्त होगा और यह राज्य खंडित हो जाएगा। यह भी वर्णित है कि राजा ने एक पहाड़ी पर जाकर आकाश से अमृत मांगा था और तभी यह उल्का पिंड गिरा तो उसे लगा कि अमृत मिल गया। इस प्रकरण से लगता है कि परमेश्वर की अवधारणा किसी न किसी रूप में तो थी कि वो आकाश की ओर देख के मांगते थे। उस समय जब राजा की मृत्यु हुई तो प्रधानमंत्री ली सू ने राजा की मृत्यु की खबर छुपा दी। जिस बग्घी में राजा की लाश आ रही थी उसके दोनों तरफ मछलियां लाद दी गई ताकि उसके गंध से किसी को लाश की खबर न हो। बड़े युवराज को मरवा दिया गया, छोटे युवराज को कार्यभार दिया गया। लेकिन राजा की मृत्यु को छुपा कर रखना तो बहुत मुश्किल था। जनता की हालत बद से बदतर हो रही थी। आखिर उस समय चीन में, या हो सकता है पूरी दुनिया में ही, पहली बार किसान क्रांति हुई। 209 ईसा पूर्व में 900 किसानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में भयंकर बारिश होने लगी और दलदल में आगे चलने से उन किसानों ने इनकार कर दिया। जब उन बागी लोगों को मृत्यु दंड सुनाया गया तो पूरे चीन में किसान विद्रोह भड़क उठा। कृषक परिवार के एक मुंशी लियू बांग ने विद्रोह की कमान संभाली और एक भूतपूर्व सैनिक जियांग यू ने किसानों की सेना तैयार की। इन्होंने मिलकर चिन वंश का अंत कर दिया। यह माओवादी हिंसक कम्युनिस्ट क्रांति का एक प्रोटोटाइप कहा जा सकता है, जो चीन में ईसा से 200 वर्ष पूर्व ही हो रहा था। पहले कुछ वर्ष तो सेनापति जियांग यू ने सत्ता संभाली और लियू बांग को अपना सहयोगी बनाया। लेकिन 205 ईसा पूर्व में पुनः एक आकाशवाणी हुई, जब 5 ग्रह एक सीधी रेखा में आ गए। इसका निष्कर्ष निकला कि राजा जियांग यू को मार दिया जाए और लियू बांग को गद्दी पर बिठा दिया जाए। आजीवन योद्धा रहे जियांग यू ने मारे जाने से पहले ही आत्महत्या कर ली। लियू बांग ने एक ऐसा राजवंश स्थापित किया जिसने अगले 4 वंश सदियों तक राज किया। हान घाटी के नाम पर इसका नाम पड़ा हान वंश। जैसे जैसे हान वंश की प्रगति हुई, राज्य का स्वरूप बदला। चीनी स्वयं को गर्व से हान कहने लगे। इस समय तक यूनान का वैभव खत्म हो रहा था। भारत में मौर्य साम्राज्य बिखर रहा था और रोम का सितारा बुलंद हो रहा था।
लेकिन यह अलग थलग पड़ी दुनिया धीरे धीरे जुड़ भी रही थी, खासकर एक रहस्यमय मार्ग पर आवाजाही बढ़ने वाली थी, रेशम मार्ग या सिल्क रूट। तुम्हें आज चीनी चीजों की आदत हो गई है। आज तुम अपने संस्कार भूलकर उनके रस्म अपना रहे हो। याद रखना, एक दिन ये लोग तुम्हारे पूरे राज्य पर कब्जा कर लेंगे। जिंगयोनु कबीले के एक मुखिया की चेतावनी। आज चीन के विस्तारवाद की चर्चा हो रही है कि किस तरह वे सस्ते लुभावने कर्ज देकर श्रीलंका, लाओस और पाकिस्तान जैसे देशों पर अपनी पकड़ बना रहे हैं। इस विस्तारवादी प्रवृत्ति का लंबा इतिहास रहा है। चीन ने अपने राज्य के विस्तार के लिए मुट्ठी से अधिक खुली हथेली का प्रयोग किया, युद्ध से अधिक रिश्वती तोहफों का प्रयोग किया, तलवार से अधिक रेशम के धागों का प्रयोग किया। चीन में रेशम का इतिहास ईसा से 4-5 हजार वर्ष पूर्व पुराना बताया जाता है। मिस्र सभ्यता में भी रेशम मिले हैं और जो बताया जाता है कि चीन से आए थे। चीन में खुदाई में ईसा से 2300 वर्ष पूर्व के रेशम मिले हैं। आरंभिक राज्यों में रेशम बनाने के विवरण मिले हैं। कन्फ्यूशियस के शिष्य मेंसियस ने भी कहा था कि हर किसान को अपने खेत का एक हिस्सा रेशम के लिए रखना चाहिए। एक दिन यही रेशम चीन को समृद्ध करेगा। यह संभव है कि चिन वंश के समय आए घोड़े और मूर्तियों की कीमत भी रेशम से दी गई हो, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। जो बात सभी साक्ष्यों से प्रमाणित है वह ये कि हान वंश के समय रेशम का पूरा ताना बाना तैयार हो गया। रोम से व्यापार भी होने लगा और राज्य का इसी बहाने विस्तार भी होने लगा। जैसा मैंने पहले कहा है कि चिन वंश के समय चीन आज के चीन के तिहाई से भी कम हिस्सा था। यह मात्र वह पूर्वी हिस्सा था जहां आज भी चीन की मुख्य जनसंख्या रहती है। पश्चिम और उत्तर में मरुस्थल थे या घने स्टेपी घास के मैदान थे। वहां अलग अलग खानाबदोशी कबीलों का राज हुआ करता था जो अक्सर चीन में लूटपाट करने आते थे। उनसे ही बचने के लिए चीन की दीवार खड़ी की जा रही थी। पहले इन कबीलों में युएझी नामक कबीला सबसे ताकतवर हुआ करता था। सम्राट चिन शी हुआंगडी के समय ये खानाबदोश मध्य एशिया की तरफ जाने लगे थे। कुछ मान्यताएं हैं कि इन्हीं के एक गुट ने उत्तर भारत में कुषाण साम्राज्य स्थापित किया था। युएझी के प्रवास के बाद जो 16 कबीले बच गए थे उनको मोदू चन्यू नामक एक व्यक्ति ने संगठित किया और यह जियोंगू नामक एक संगठन था जो चीन से भी बड़ा राज्य बनता चला गया। ये यूरेशियाई घास मैदानों, मंगोलिया, साइबेरिया और वर्तमान पश्चिमी चीन तक फैले थे। जाहिर है इन खूंखार कबीलों की बढ़ती ताकत से चीन घबरा रहा था। इनके विषय में अफवाहें थी कि अपने शत्रु को मारने के बाद उसका रक्त पीते हैं और मांस पकाकर खा जाते हैं। चीन में इन पर हमला करने की शक्ति नहीं थी, बल्कि युद्ध में भी इनकी ही जरूरत थी क्योंकि इनके पास अच्छे घोड़े हुआ करते थे। चीन ने लड़ने के बजाय इन्हें तोहफे भेजने शुरू किए। इन कबीलों को रेशम के बने कपड़े बहुत पसंद आते थे और बदले में ये घोड़े ला कर देते थे। इसी तरह समुद्री मछलियाँ, चावल, चीनी बर्तन और ढेर सारा शराब इन कबीलों को दिया जाने लगा। धीरे धीरे इन कबीलों को चीनी सामानों की आदत पड़ गई। वे आपस में इन सामानों के लिए लड़ने लगे और चीन से अधिक सामान भेजने की मांग करने लगे। नशे और मुफ्त की अय्यासी में डूबकर ये कबीले कमजोर पड़ रहे थे। वहीं उनके भेजे घोड़ों और अपने अनुशासन की बदौलत चीन ताकतवर हो रहा था। अब वक्त आ गया था कि इन खानाबदोशों को भगाकर एक ऐसा मार्ग बनाया जाए जहां से घोड़े ही नहीं चांदी के सिक्के भी आए। जो लत इन असभ्य कहे जाने वाले कबीलों को लगी वह सभ्य रोमों को लगाई जाए। इतिहास पढ़ने का एक उद्देश्य यह है कि हम वर्तमान को बेहतर समझ सकें। यह कथन डच इतिहासकार यूहान हुईजुंगा का है, जिसे कई लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा है।
अन्यथा चीन के हजारों वर्ष पुराने इतिहास पढ़ने समझने का औचित्य क्या है? एक भारतीय चीन का इतिहास जानकर करेगा क्या? कुछ वर्षों से चीन की एक पहल खासी चर्चा में है, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, यानी बेल्ट और रोड पहल। ये किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर रहे, सिर्फ रास्ते बना रहे हैं या बनाने में सहायता कर रहे हैं। उनके अनुसार इससे व्यापार और संबंध बेहतर होंगे। यह सिर्फ बंद रास्तों को खोलना होगा, दुर्गम रेगिस्तानों और पहाड़ों को दुनिया से जोड़ना होगा, लेकिन यह पुराने रेशम मार्गों का एक आधुनिक वर्जन है। मेरे सामने ईसा से 1 सदी पूर्व का एक अजूबा मानचित्र है। इसमें चीन तो पूरब की तरफ सिकुड़ा हुआ है, लेकिन एक लंबी कॉरिडोर पश्चिम की तरफ जा रही है। उस मीलों लंबी कॉरिडोर के दोनों तरफ की जमीन चीन की नहीं है, मगर कॉरिडोर चीन की है। क्या इतिहास में कभी भी किसी अन्य देश का ऐसा मानचित्र रहा है? अगर चीन पाकिस्तान या किसी देश में सड़क बनाकर कहे कि सिर्फ यह सड़क हमारी है, बाकी देश तुम रख लो, क्या वे मानेंगे? श्रीलंका अभी हम्बनटोटा बंदरगाह में यह समस्या झेल रही है। मैं जब ये पंक्तियां लिख रहा था, उसके कुछ ही घंटे पहले खबर मिली थी कि भारत के आपत्तियों और श्रीलंका के शुरुआती अनुरोध के बावजूद युआन वांग 5 जहाज उस बंदरगाह पहुंच गया। माना जा रहा है कि वह बंदरगाह अब चीन के व्यवसायिक अधिकार में है, तो वे जो मर्जी करें। वहीं चीन का कहना है कि यह तो साधारण मैत्री संबंध है, इसमें किसी को क्यों आपत्ति हो रही है। मैं आगे इस पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इतिहास में लौटते हैं कि सदियों पहले उस कॉरिडोर की शुरुआत कैसे हुई और चीन ने उससे क्या हासिल किया। चीन के पड़ोस में जो कबीलों का संगठन मैंने बताया, जियोंगनू, वह बहुत अधिक लाभदायक नहीं था। वे घोड़े लाकर देते थे, मगर घोड़ों की ब्रीडिंग कहीं दूर मध्य एशिया में युएझी कबीले द्वारा होती थी। चीन ने सोचा कि क्यों न सीधे उनसे ही बात की जाए, लेकिन रास्ता तो जियोंगनू से गुजरता था, तो मध्य एशिया पहुंचा कैसे जाए। हान वंश के राजा वू के समक्ष एक दिन एक जासूसी शौक रखने वाले सैनिक झांग जियान आए और कहा, मैं जियोंगनू को थोड़ा बहुत जानता हूं, उनकी भाषा भी बोल लेता हूं। आप आज्ञा दें तो मैं वह रास्ता तलाश सकता हूं जो हमें युएझी तक ले जाएगी। उनसे संधि कर हम इन कबीलों को हरा सकते हैं। राजा ने कहा, और अगर बंदी बनाए गए, अगर तुम्हें मार दिया तो? झांग ने कहा, महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं मारा नहीं जाऊंगा, और बंदी बना ले तो अच्छा ही है। झांग जियान को 13 वर्षों तक जियोंगनू कबीलों ने बंदी बनाकर रखा। उसने उसी कबीले की एक महिला से विवाह कर परिवार बसा लिया। राजा वू को लगा कि यह व्यक्ति अब कभी नहीं लौटेगा, लेकिन वह लौटा। जब लौटा तो उसके पास कहानियां ही कहानियां थी। उसने ही पहली बार भारत के विषय में बताया। वह मध्य एशिया तक पहुंचा और युएझी से बात की। उसने रेशम मार्ग का वह कॉरिडोर ढूंढ लिया था। चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने 2014 के यूनेस्को भाषण में कहा, हान वंश के राजदूत झांग चियान द्वारा 138 ईसा पूर्व और 119 ईसा पूर्व की यात्राओं के बदौलत चीन की संस्कृति दुनिया में पहुंची और तमाम अंगूर, अनार आदि फल चीन आए। पश्चिम से संपर्क के लिए रेशम मार्ग उनकी बदौलत ही संभव हुआ। झांग जियान चीन के राष्ट्र नायक रूप में सम्मानित हैं। भले अन्य देशों के स्कूली इतिहास में उन्हें जगह नहीं मिली, मगर चीन के लिए वह कोई कोलंबस से कम नहीं थे। झांग जियान के लौटने के बाद राजा वू ने कई आक्रमण कर पहले वह कॉरिडोर हासिल कर लिया और धीरे धीरे उसके दोनों तरफ की जमीन पर भी चीन का कब्जा होता गया। चीन के एक इतिहासकार सीमा चियान लिखते हैं, जो अपने कल को नहीं भूलता वही आज पर राज करता है। यानी अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक अमेरिकी व्यक्ति कह रहे थे कि हमें स्कूलों में एशिया का इतिहास बहुत कम पढ़ाया गया। चीन से अधिक अमेरिका में रोम और यूनान पर फोकस रहता है। उनको पूछा गया कि चीन न पढ़ाने की वजह शायद अमेरिका और चीन के बीच जो 36 का आंकड़ा है वह हो सकता है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि फिर तो और भी जरूरी है कि हम चीन के बारे में पढ़ें।
यानी अपने शत्रुओं को जानना बहुत जरूरी है। यह बात ब्रिटेन के संदर्भ में ठीक लगती है, जिन्होंने न सिर्फ जहां भी वो कब्जा करने जाते थे पहले वहां की भाषा सीखते थे, बल्कि चीन की किताबों के अनुवाद भी अंग्रेजों ने किए। उनके जनमानस को समझकर उन पर अफीम युद्ध में निर्णायक जीत हासिल की। सदियों पुराने राजवंश खत्म हो गए और एक समय चीन की नींव भरभरा कर गिर रही थी। अब तो खैर अमेरिका ने भी चीन का इतिहास भूगोल समझने में अपने विशेषज्ञ लगा दिए हैं। इसलिए दुनिया का इतिहास समझने की महत्ता दो तरफा है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए भी और किसी से जीतने के लिए भी। रेशम मार्ग के विषय में मैं एक कहानी सुनाता हूं। इसे इतिहासकार इस संदर्भ के लिए प्रयोग करते हैं कि इतिहास क्यों लिखा जाना चाहिए और इसके लिए किस तरह का जज्बा चाहिए। यह कहानी है चीन के पहले मुकम्मल इतिहासकार सीमा चियान की। आज चीन के इतिहास की जिसे भी जानकारी है उसका बड़ा हिस्सा सीमा चियान से आया है। बाद में पुरातत्व से उसके अंशों को यथास्थापित सत्यापित किया जाता है या खारिज किया जाता है। जब रेशम मार्ग का रास्ता साफ करने के लिए हान राजा वू ने पश्चिम के प्रांत जियोंगनू पर हमला बोला तो उस समय 35 वर्षीय सीमा चियान सेना के साथ मुंशी की तरह गए थे। उनका काम था जो भी युद्ध हो रहे हैं वहां पर हिसाब किताब लिखना और रास्ते के विषय में दर्ज करना। वह तब तक अपना परिवार बसा चुके थे, उनके 2 बच्चे थे। जब वह युद्ध से लौटे तो उनके पिता मृत्युशैया पर थे। उन्होंने बड़े नाटकीय अंदाज में लिखा है, मेरे पिता ने आंसुओं से भरी आंखों से मेरा हाथ थामा और कहा कि उन्होंने चिन वंश और उससे पहले के दस्तावेजों को बड़े मुश्किल से संभाल कर रखा है। लड़ाइयों में कई दस्तावेज खत्म भी हो गए, कई कहानियां अधूरी रह गई। उन्होंने आगे कहा, अब मैं मर रहा हूं, तुम मुझे वचन दो कि चाहे कोई भी विपदा आ जाए तुम यह इतिहास पूरा करोगे। विपदा भी जल्द ही आ गई। ईसा पूर्व 99 में जनरल ली लिंग ने जब वो एक युद्ध हार कर लौटे तो राजा व्यू ने जनरल को कड़ी सजा सुनाई। उस समय मंत्री पद पर नियुक्त सीमा चियान ने जनरल का बचाव किया। राजा वू ने नाराज होकर दंड देते हुए कहा, इसे तपते रेशम कक्ष में ले जाकर इसका बंध्याकरण करा दो, यानी उसका कैस्ट्रेशन कर दो। यह उन दिनों एक ऐसी सजा थी जिसके बजाय लोग मृत्यु पाना पसंद करते थे कि आपका लिंग ही काट दिया जाए। लेकिन सीमा चियान ने सजा मानते हुए अपनी नपुंसकता स्वीकारी और शेष जीवन राजमहल के हिजरों के साथ बिताया। अपने मित्र रेन आन को चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, मैं अपनी पांडुलिपि तैयार कर रहा था जब यह कठोर सजा मिली। इसे पूरा करने की आशा में मैंने यह अमानवीय दंड भुगतना स्वीकार कर लिया। जब यह पूरा हो जाएगा मैं इसे पर्वत की खोह में छुपा दूंगा। अगर भविष्य में यह आने वाली पीढ़ी तक पहुंचती है, गांवों में नगरों में पढ़ी जाती है, तो ऐसे 1000 अंग भंग होने का भी मुझे पश्चाताप नहीं होगा। वाकई यह इतिहास न सिर्फ चीन में बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचा। पहले तो इतिहास को इसी आधार पर खारिज किया जा रहा था कि भला एक दंडित व्यक्ति, एक बंध्याकृत व्यक्ति जिसका लिंग काट दिया गया हो, भला वो क्यों किसी राजवंश की गाथा लिखेगा। लेकिन उस इतिहास में लिखी बातें सत्यापित होने लगी। संभव है कि यह कन्फ्यूशियस की शिक्षा का फल हो कि पिता को दिया हुआ वचन पूरा करना राजदंड पर भारी पड़ गया। चीन के इतिहास में अभी कुछ और हिजड़ा नायकों की कथाएं आएंगी। अगर प्रथम विस्तृत इतिहास और थल रेशम मार्ग में सीमा चियान की भूमिका है, तो भविष्य में एक ऐसा हिजड़ा सेनापति वर्णित है जिसने 300 जहाजों का नेतृत्व कर चीन के लिए जल रेशम मार्ग तैयार किया। चीन का इतिहास जारी रहेगा अगले एपिसोड में।